कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री, है ना। और हम लोगों ने 8 चैप्टर कवर कर लिए थे और 9 चैप्टर का भी हाफ पार्ट हमने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग उससे आगे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम था न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, है ना। तो कौन कौन से नए एम्पायर्स आए थे, एक तो हमने पढ़ा था कि इस लड़के ने किसका रोल प्ले किया था बेटा। इसने समुद्रगुप्त का रोल प्ले किया था, जो एक महान विजेता भी था, है ना, जिसको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसने बहुत सारी विजय प्राप्त करी थी, बहुत सारे युद्धों को जीता था, बहुत सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। और वो एक वीणा वादक भी था, है ना, वीणा बजाता था वो। तो आज हम उससे आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद हमने समुद्रगुप्त की पता चला था कि हमने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। प्रशस्ति क्या चीज़ होती थी, जो किसी की बढ़ाई में लिखी गई कोई लेख होते थे उनको प्रशस्ति बोला जाता है ना। अशोक ने पिलर अपना बनवा रखा था इलाहाबाद के अंदर, रखा हुआ है वो, आजकल उसको प्रयागराज बोलते हैं। तो वहाँ पे उसके ऊपर उसने अपना एक लेख गुदवा दिया था। और किसने गुदवाया था ये प्रशस्ति? हरिसेन उसका एक मंत्री था, उसने लिखवाई थी बेटा, है ना। तो यहाँ पे खूब सारी बढ़ाइयाँ अपने राजा की जो है लिखी जाती हैं, लिखी जाने लगी अब से। अभी बेटा आगे बढ़ते हैं उससे। फिर उसके बाद हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था बेटा, जिसके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी एक बंदे ने, जिसका नाम था बाणभट्ट, है ना। हर्षवर्धन भी एक बड़ा राजा हुआ था वर्धन राजवंश का। उसके बाद हमने साउथ वालों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, जिसका नाम था पल्लव और चालुक्य जो थे। और इनमें एक बड़ा राजा था जो चालुक्य वंश का था, जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष जो साउथ की तरफ बढ़ रहा था उसको रोक दिया था वहाँ पे लड़ाई करके ना। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हाउ दिस किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर्ड का मतलब समझते हो बेटा, जैसे कैसे उनको शासन कैसे करते थे वो लोग, है ना। तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। शासन का मतलब आप समझते हो? शासन का मतलब है जैसे आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बेटा, फिर स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट में फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है, और भी दूसरे जो हैं राज्य के कर्मचारी होते हैं, सेंटर के भी कर्मचारी होते हैं। तो इस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। पुलिस होती है बेटा, आर्मी होती है ना, प्रशासन का पूरा तंत्र होता है, जुडिशरी होती है। तो इस तरीके से एक नियम बना दिए जाते हैं सोसाइटी को, कैसे किन नियमों का पालन करना। अगर आप इनको तोड़ोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, है ना। आप बिना हेलमेट की गाड़ी चलाओगे या सीट बेल्ट बिना लगाए आप जो है गाड़ी चलाओगे, बिना हेलमेट के बाइक चलाओगे, तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। आप किसी का कत्ल कर दोगे, ये पनिशमेंट मिलेगी। तो इस टाइप से गवर्न कैसे किया जाता था, मतलब वो कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, कहाँ पे खर्चा किया जाता था, वो सारी चीज़ें आज हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, है ना, लैंड रिवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दिस रूलर्स एंड द विलेजेस रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन लोगों के लिए तो बेटा जो मेन रिवेन्यू का सोर्स था वो लैंड रिवेन्यू ही था, है ना। जो खेती बाड़ी से जो फसल उगती थी उस पर ये टैक्स लगाते थे अपना, कि इतनी फसल आपको जो है बेच करके इतने पैसे हमें देने होंगे। या डायरेक्टली जो है राज्य फसल भी कलेक्ट कर लेता था, या किसान उसको मंडी में बेच करके पैसों के रूप में अपना कर अदा करता था राजा को। मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था उस टाइम के राजाओं का यही था। देर वर सम अदर न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। किंग्स अडोप्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल इधर इकोनॉमिकली और सोशली और बिकॉज देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। फॉर इंस्टेंस, है ना, वो कहते हैं कि जो पावरफुल होता है, पावरफुल का साथ देता है बेटा। तो जो राजा होता था जो अपने राज्य के और दूसरे पावरफुल, कोई मान लो कि कोई पावरफुल आपका व्यापारी हो गया बेटा, बड़ा बैंकर हो गया, है ना, कोई बड़ा जमींदार हो गया, तो उन सबका सपोर्ट वो हासिल करने की खूब कोशिश करता था जो उस टाइम का राजा होता था, है ना। सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट्स वर नाउ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है बेटा? हेरिडिटरी का मतलब होता है जो पुश्तैनी, मतलब दादा से बाप को आई, बाप से बेटे को आई, है ना। हेरिडिटरी डिजीज़ जैसे बोला जाता है। अगर आपके परिवार में किसी को अस्थमा रहा है तो आपको भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कैंसर रहा है तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। किसी के घर में जैसे पिताजी के बाल उड़े हुए हैं तो आपके भी उड़ने के बहुत ज़्यादा, उसको हेरिडिटरी डिजीज़ बोला जाता है। कि मतलब वो पुश्तैनी है भाई, आपके ख़ानदान में किसी को थी, वो जीन्स के द्वारा आपके अंदर भी आ गई है, तो वो चीज़ रहेगी, है ना। कोई स्पोर्ट्समैन होता है तो उसके बच्चे भी स्पोर्ट्समैन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेम वाइज वो कहते हैं कि इसी टाइप से हेरिडिटरी पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया गया। हेरिडिटरी का मतलब है कि जैसे
मैं किसी राजा का बड़ा मंत्री हूँ तो मेरा लड़का भी उस मंत्री पद को ले लेगा, मेरे बाद जो मेरा बेटा आएगा वो भी उस मंत्री पद को ले लेगा। इसी टाइप से जो है हेरिडिटरी हो गया कि भाई ये वाली पोस्ट जो है ये राज्यपाल की पोस्ट है, ये उससे दादा से परदादा से फिर उससे नीचे आजकल इस टाइप से हो गई है ना। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, मगर उस टाइम पे इस टाइप से हो गया था कि भाई जो है खानदानी हो गई थी वो पोस्ट। अगर कोई इस गांव का जमींदार है तो वही उसी के खानदान के जो आने वाली पुश्तों के जो बच्चे होंगे आगे नीचे, वो जो है उस गांव के जमींदार होंगे या मुखिया होंगे, इस टाइप से आप कह सकते हो। दिस मीन दैट सन सक्सीडेड फादर टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेन। हरिसेन कौन था भाई? हैं, हरिसेन कौन था बेटा? हरिसेन वो था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है बेटा, जिसने समुद्रगुप्त के ऊपर जो है वो एक बड़ा सा कविता के टाइप में लेख लिखा हुआ है। उसका नाम हरिसेन था, वो उसका मंत्री था, है ना। वाज ए महादंडनायका। महादंडनायका क्या बेटा? उस टाइम के जो जज होते थे उनको महादंडनायका बोला जाता था, और चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो समुद्रगुप्त का ये महादंडनायका था, और इससे पहले उसका पिताजी था। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस। फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग ए महादंडनायका, हरिसेना वाज ए कुमारामात्य। कुमारामात्य मतलब बड़ा मिनिस्टर था वो, या किसी राज्य का राज्यपाल था। मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड ए संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक का मतलब क्या होता है बेटा? आजकल के फॉरेन मिनिस्टर को आप मान सकते हो, है ना, जैसे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, तो इस टाइप से वो संधि विग्रहिक था। संधि विग्रहिक मतलब वार का और पीस का जो है आप मिनिस्टर कह सकते हो, कि किस राज्य के साथ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, वो राजा को सलाह देता था। और किस राजा को हमने हरा दिया उसके साथ पीस ट्रीटी करनी है, या कोई हमारे जो पड़ोसी राजा है वो एकदम ताकतवर है तो भाई उसके साथ संधि कर लेते हैं, लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। तो इस टाइप से आप कह सकते हो वार और पीस का जो है वो मिनिस्टर था, है ना। Besides, important men probably had a say in local administration. These included नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो बेटा और भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स हुआ करते थे, जैसे नगर श्रेष्ठी जिसे बोला जाता था। वो क्या होता था? आप कह रहे हो कि प्रधान व्यापारी होता था, है ना, व्यापारियों का एक चुना हुआ नेता होता था। तो इस टाइप से उसकी बहुत चलती थी शहरों के अंदर, है ना। व्यापारियों के ऊपर उसकी जो भी वो नियम बनाता था वो सारे वो फॉलो करते थे। इसी टाइप से और भी दूसरे बंदे हुआ करते थे बेटा, अभी उनके बारे में पढ़ते हैं ना। सार्थवाहा। ये सार्थवाहा क्या होता था बेटा? एक जैसे कई सारे जब मर्चेंट जो है ना, पहले तो आजकल तो आप फ्लिपकार्ट से अमेज़ोन से कोई भी चीज़ मंगवा लेते हो, है ना, कोई भी। तो पहले क्या होता था बिज़नेस के तौर पे, मान लो कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मान लो कि गेहूँ ज़्यादा होती है, वो ले जा करके व्यापारी लोग यहाँ से किसानों से ख़रीद लेते थे उनको अपने कारवांस। कारवांस क्या होते हैं? बहुत सारे मर्चेंट्स, बहुत सारे व्यापारी एक साथ जब चल के जाते हैं दूसरी जगह पे, तो उसको कारवां बोला जाता है। मतलब बहुत सारे व्हीकल्स, गाड़ियाँ, आदमी जो है एक साथ चल करके दूसरी जगह पे जाते हैं, उसको कारवां बोला जाता है ना। मिलिट्री कारवां भी होता है, जब मिलिट्री के बहुत सारे लोग अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको भी कन्वाई बोला जाता है या कारवां बोल दिया जाता है ना। कन्वे बोल दिया जाता है उसको, एक जगह से जब दूसरी जगह, मतलब उनकी डेस्टिनेशन सेम होती है कि हमें वहाँ पे पहुँचना होता है। तो ये व्यापारी लोग भी क्या करते थे बेटा? साउथ इंडिया से, मान लो नमक तो यहाँ अपने यहाँ होता नहीं नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो ये लोग साउथ इंडिया से नमक लेके चलते थे, यहाँ पे हमारे को बेच देते थे, हमसे पैसे ले लेते थे, या दूसरे प्रोडक्ट ले लेते थे, गेहूँ अनाज या कोई भी चीज़ होगी, और उसको ले जाके साउथ इंडिया में बेच देते थे। तो इस टाइप से जो कारवां चलता था बेटा, उसका एक हेड होता था, जिस उस हेड को जो है सारथवा बोला जाता था। क्या बोला जाता था उसको? सार्थ हुआ, है ना, लीडर ऑफ मर्चेंट कारवास। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है बेटा? प्रथम कुलिका और चीफ क्राफ्ट्समैन। प्रथम कुलिका का मतलब चीफ क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन क्या होता है बेटा? जो किसी, जैसे मान लो कि लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, उनका जो हेड होता था उसको चीफ प्रथम कुलिका बोला जाता था, हेड ऑफ कायस्थ। कायस्थ क्या होते थे बेटा? कायस्थ उनको बोला जाता था जो मान लो कि उस टाइम के जो क्लर्क हुआ करते थे, जो क्लैरिकल का लिखा पढ़ी का काम करते थे, जो रिकॉर्ड रखते थे, है ना, कितना आय हुई, कितना व्यय हुआ, कहाँ कहाँ से हमें जो है टैक्स मिल गया, किसने नहीं पे किया, उस सारा का सारा रजिस्टर मेंटेन करके रखते थे। तो इस जो कम्युनिटी इस काम को करती थी उसको कायस्थ बोला जाता था, है ना, या स्क्राइब उनको बोला जाता था। लिखे पढ़े पढ़े लिखे आदमी वो लोग हुआ करते थे। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up an independent kingdom. ये पॉलिसी ठीक थी अपने टाइम के ऊपर, मगर जैसे राजा सेंटर में अगर वीक हो जाता था तो ये जो बड़े बड़े इसके जनरल्स हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, या जो ये सार्थ हुआ, या आप कह लो कि जो
है ना। नगर प्रथम जो नगर वशिष्ठ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर वो होते थे तो वो क्या कर लेते थे, नगर श्रेष्ठी जो हमने पढ़ा था बेटा, है ना। तो नगर श्रेष्ठी वगैरह ये सब लोग क्या कर लेते थे, अपने अपने अलग से किंगडम बना लिया करते थे, इंडिपेंडेंट हो जाया करते थे, अपने छोटे छोटे राज्य डेवलप कर लिया करते थे, है ना। व्हाट डू यू थिंक में हैव बीन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग हेरिडिटरी ऑफिसर्स। तो एडवांटेजेस क्या हैं बेटा। नंबर वन तो जो है वो आ जाती है कि भाई जैसे मान लो कि सुनार का लड़का सुनार बन रहा है, तो स्टार्टिंग से वो जो है सोने का काम करते हुए अपने घर परिवार को देख रहा है, वही उसके परिवार में बातें होती हैं, तो उसकी शिक्षा जो है बचपन से स्टार्ट हो जाती है और वो उस काम में निपुण हो जाता है जब तक वो बड़ा होता है, तो अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए काफ़ी सक्षम होता है ना। ऐसे किसान का बेटा है, वो बचपन से खेती होते हुए देखता आ रहा है तो वो किसान बन जाएगा, है ना। कोई मंत्री का बेटा है तो वो देखता आ रहा है कि उसके पिताजी कैसे गवर्न करते थे, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो भी एक अच्छा मंत्री बनने के उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते थे, है ना, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो ये तो आप कह सकते हो कि भाई उसके हेरिडिटरी होने से किसी पोस्ट के, ये तो उसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कोई अगर लड़का कोई नालायक निकल गया तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा और उसको पुश्तैनी रूप में वो पोस्ट मिल जाएगी और फिर वो भट्टा बैठा देगा पूरे राज्य का, है ना। या कोई दुष्ट निकल गया बेटा, कोई ज़्यादा आप कह लो कि चोर उचक्का निकल गया तो सारा मान लो कि उसका काम था टैक्स कलेक्ट करने का, वो तो पूरा ही खा जाएगा, राज्य को देगा ही नहीं। तो आजकल क्या होता है, आज तो ऐसा है नहीं कि भाई आपके पिताजी किसी पोस्ट पे थे आपको पोस्ट मिल जाएगी, नहीं भैया, आपको भी वो कंपटीशन एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, आप पास हो गए लायक हो गए तो आपको मिलेगी, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पिताजी जो हैं कोई जर्नल है या कोई डॉक्टर हैं तो आप भी बन ही जाओगे, आपको वो एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने पड़ेंगे तभी बनोगे, ऐसा नहीं कि आपके पिताजी डॉक्टर थे आप भी डॉक्टर बन गए हो। A new kind of army, like earlier rulers, some of these kings maintained a well organized army with elephant chariots। चैरियट समझते हो बेटा, रथ को बोलते थे चैरियट, है ना। कैवेलरी, कैवेलरी किसे बोलते हैं बेटा, घुड़सवार सेना को, है ना। जो लोग मतलब घोड़े पे बैठ के जो तलवारों के साथ लड़ाई करते थे, उस यूनिट को कैवेलरी बोला जाता है ना। एंड फुट सोल्जर, कुछ बेचारे पैदल सैनिक भी होते थे बेटा। बिसाइड्स दीज वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेन एवर ही नीडेड देम। ये तो राजा की सेंट्रल आर्मी होगी बेटा, उसके अलावा जो उसके गवर्नर्स वगैरह होते थे वो लोग भी अपनी आर्मी मेंटेन करते थे और जब राजा को ज़रूरत होती थी वो हेल्प प्रोवाइड करते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, तो जो ये इसके आप कह लो कि मिलिट्री जनरल्स होते थे उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी इस टाइम पर। तो राजा उनको क्या करता था, भाई ये वाला इलाका है इसको तू गवर्न कर, इससे जो भी टैक्स मिलेगा वो तू रख ले और अपनी एक आर्मी मेंटेन कर। तो उनको भूखंड दे दिए जाते थे, या बड़े बड़े जैसे मान लो कि ये जिला तेरा है, ये राज्य तेरा है ना, हरियाणा को तू गवर्न कर, राजस्थान को तू गवर्न कर, इस टाइप से करके उनको ज़मीन दे दी जाती थी। जितने भी गांव पड़ते थे उन सब से वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था। Instead, some of them received grants of land. They collected revenue. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses, provide equipment for the warfare। तो इन सब से जो टैक्स आता था उससे वो अपने सिपाहियों की भर्ती करते थे, उनको, है ना, घोड़े वगैरह खरीदते थे जो युद्ध में उनके काम आते थे, और इक्विपमेंट्स बेटा तलवार होगी, तोप वगैरह होगी, इन सब की खरीद फरोख्त करते थे जो टैक्स से उनको पैसा मिलता था। दीज मैन वर नोन एज सामंत। इनको सामंत करके बोला जाता था, है ना। जो छोटे छोटे जर्नल उस टाइम पे राजा के जो सेवक हुआ करते थे तो इनको सामंत करके बोला जाता था। सामंत का मतलब है कि आप उनको गवर्नर मान लो या उनको मिलिट्री जनरल्स मान लो। वेन एवर द रूलर वॉज वीक सामंत ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये जो सामंताज हुआ करते थे बेटा, जैसे ही मान लो कि सेंटर में कोई वीक राजा बन गया तो ये अपने अपने इलाके में, वो तो वहाँ से रह ही रहे हैं, सब कुछ जानते ही हैं, तो अपने आप को वो आज़ाद मान लेते थे, इंडिपेंडेंट अपना छोटा छोटा राज्य डेवलप कर लेते थे बेटा। असेंबलीज इन साउदर्न किंगडम्स, है ना। तो साउदर्न किंगडम्स के अंदर, साउथ की अभी हम बात कर रहे हैं, तो असेंबलीज कैसी कैसी हुआ करती थी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लव्स मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, है ना, गांव देहात वगैरह में अपनी छोटी छोटी सभा समितियां वगैरह इनकी हुआ करती थी। दिस इंक्लूडेड द सभा, है ना। तो सभा क्या होता बेटा, विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मीण लैंड ओनर्स। तो जहाँ पे किसान, जो ब्राह्मण किसान होते थे वो अपनी एक
असेंबली बनाते थे। असेंबली का मतलब आप समझते हो, जैसे आपकी स्कूल की असेंबली होती है ना, कई सारे बच्चे आकर के एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, तो इस टाइप से उनकी सभा होती थी, या आप कह लो उनकी असेंबली का नाम जो था वो सभा था। तो ब्राह्मण जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, उनकी एक सभा हुआ करती थी। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटीज़। तो उसकी कई सारी सब कमेटी होती थी बेटा। सब कमेटी कैसी होती है, जैसे मान लो आपकी एक टीचर जो है, या दो टीचर मिलकर स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, दो टीचर मिलकर आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, दो टीचर्स मिलकर आपके जो है डिसिप्लिन को देख रहे हैं, दो टीचर मिलकर आपके स्कूल के अंदर जो है स्पोर्ट्स वगैरह को देख रहे हैं। तो इनकी भी सब कमेटीज़ हुआ करती थी भाई। एक मंदिर वगैरह को देखेगा, एक जो है रोड की समस्या का हल करेगा, जो कुछ बंदे मिल करके जो है पानी वगैरह खेतों में सिंचाई की समस्या का हल करेंगे, कुछ लोग जो है अपने मिलिट्री की इक्विपमेंट्स रखेंगे, चोर डाकू गांव पे अटैक ना करते। इस टाइप से उस सब कमेटीज़ के थ्रू अपने अपने जो है कामों को निपटाते थे। आज भी जो है मोदी जी जैसे गवर्नमेंट में है, तो अकेले तो चला नहीं सकते हो, तो उनके एक कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कोई डिफेंस को देख रहा है, कोई बेटा कॉमर्स को देख रहा है, कोई रेलवे को देख रहा है ना, कोई वाटर सप्लाईज एग्रीकल्चर को देख रहा है। तो इस टाइप से उनकी भी सब कमेटी हुआ करती थी गाँव के अंदर, विच लुकड आफ्टर इरीगेशन, है ना, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स एंड लोकल टेम्पल्स। तो इन सारी चीज़ों को वो लोग देखा करते थे। द उर, अभी ये देखो उर यू आर करके दे रखा है, वॉज ए विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। तो सारे तो बेटा ब्राह्मण थे नहीं, तो जो ब्राह्मणों के अलावा जो गांव थे उनकी असेंबलीज को जो है उर करके बोला जाता था, और ब्राह्मण्स वाली को क्या बोला जाता था, सभा बोला जाता था। एंड द नगरम, नगरम बेटा अभी तो एक गांव की बात कर रहे थे हम, है ना। गांव के अंदर दो टाइप के गांव की हमने बात की, एक ब्राह्मण गांव की जहाँ पे सभा होती थी, और एक नॉन ब्राह्मण गांव की जहाँ पे दूसरी कास्ट के लोग रहा करते थे। उनकी जो सभा होती थी, असेंबली होती थी, उसको जो है यू आर करके उर करके बोला जाता था। और अभी शहरों की बात करते हैं, तो शहरों में जो असेंबली होती थी उसका नाम नगरम होता था, है ना, नगरम होता था, नगरम। वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। तो ये बेटा शहर में तो व्यापारी लोग ही रहते हैं ना, बिजनेसमैन रहते हैं। इट इज़ लाइकली इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। तो गांव में तो भाई जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, उसका ज़्यादा रुतबा होता था, वो उस असेंबली का हेड बनने के बड़े चांसेस होते थे। और शहरों में जो व्यापारी जो होता था बेटा, वो जो ज़्यादा रिच होता था, जिसके पास ज़्यादा साधन होते थे, वो उनका हेड बन जाता था। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। तो इस टाइप की जो असेंबलीज थी बेटा, वो कई 100 सालों तक जो है काम करती रही हमारे देश के अंदर। अभी आम आदमियों की बात करते हैं बेटा, है ना। ऑर्डनरी पीपल इन द किंगडम, वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ लाइव्स ऑफ ऑर्डनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। तो ऑर्डनरी पीपल के बारे में तो कोई लिखता नहीं है बेटा ज़्यादा, तो कई जो कहानियाँ, किस्से या बुक्स वगैरह लिखी गई उस टाइम की, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमें जो है मिलता है कि आम आदमी का जीवन कैसा होता था, कितना दुख भरा होता था, है ना। सारा एंजॉय जो था ये ऊपर वाले करते थे, नीचे वाले कमर तोड़ मेहनत करते थे, और जो भी कमाते थे उसमें से आधे से ज़्यादा जो है टैक्स राजा को दे देते थे। कालिदास बेटा एक इम्पोर्टेंट जो हैं, एक इम्पोर्टेंट हमारे देश के वो राइटर हुए हैं, या आप कह सकते हो महानतम प्ले राइटर हुए हैं ना। ड्रामा वगैरह इन्होंने बहुत लिखे, इनकी 4-5 बुक्स हैं जो प्योर संस्कृत में, मतलब बेस्ट संस्कृत में लिखी हुई हैं। इज़ नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, है ना। वो तो किसके दरबार में थे वो बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। गुप्त जो समुद्रगुप्त का लड़का था ना, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि उसके समुद्रगुप्त के पिता का नाम भी चंद्रगुप्त था, तो उसको हम वन बोलते हैं, चंद्रगुप्त वन। और इसके बेटे का नाम भी चंद्रगुप्त था समुद्रगुप्त के, तो इसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय बोल देते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करके हम इसे बोलते हैं। An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins were shown as speaking Sanskrit, while women and men other than king and Brahmins use Prakrit. तो कह रहा है कि इस प्ले के अंदर ये खूब दिखाया गया है कि जो ऊंचे दर्जे के लोग हुआ करते थे, राजा हो गया, ब्राह्मण्स हो गए, उसके मंत्री वगैरह हो गए, ये सब संस्कृत में बात किया करते थे, मगर जो आम आदमी था वो प्राकृत भाषा का यूज़ किया करता था, है ना। दोनों की बोली में ही बहुत फर्क था। हिज मोस्ट फेमस प्ले वाज अभिज अभिज्ञान शकुंतलम, उसका नाम है बेटा। अभिजना शकुंतलम यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिजना शकुंतलम, आप यही लिखना। इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन ए किंग नेम्ड एज दुष्यंत एंड ए यंग वीमेन नेम्ड एज शकुंतला।
तो एक स्टोरी उसने लव स्टोरी लिखी हुई है, उसके एक नाटक का नाम है अभिजना शकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम हम लोग उसको हिंदी में पढ़ा करते थे। इज़ द स्टोरी ऑफ ए किंग नेम दुष्यंत, दुष्यंत नाम का एक राजा था और उसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम शकुंतला था। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लिथ ऑफ ए पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। तो यहाँ पे हम जो है एक बेचारे, वो तो बाकी तो इनकी लव स्टोरी लिखी रखी है, उसमें एक जो है मछुआरे का भी थोड़ा सा मेंशन होता है, उसके अंदर लिख रखा है कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी उस मछुआरे की, है ना, यहाँ पे वो थोड़ा सा दे रखा है। तो क्या कहते हैं, फिशरमैन फाइंड्स ए रिंग, ए फिशरमैन, उसको एक रिंग मिल जाती है, राजा की अंगूठी मिल जाती है बेसिकली। ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग, है ना, बहुत महंगी उसको अंगूठी मिलती है, विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। और ये स्टोरी आप पढ़ोगे बेटा, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, कभी आपको पढ़ने के मिले तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो शकुंतला, राजा ने जो है, दुष्यंत ने जो है शकुंतला को अपनी एक अंगूठी दी थी जो काफ़ी कीमती थी, मगर शकुंतला से वो गुम हो गई थी, है ना, बट विच वह हैज़ बीन एक्सीडेंटली स्वेलोड बाय ए फिश। तो एक मछली ने जो है वो अंगूठी राजा की जो शकुंतला को दी गई थी वो खा ली, मतलब वो अंदर ले गई उसके पेट के अंदर। व्हेन ही वेंट टू द, अब मछुआरे ने उस मछली का शिकार किया बेटा, जब उसको काट के खा रहा था तो वहाँ पे उसे अंगूठी मिली, तो इसको लगा कि भाई ये तो राजा की अंगूठी है, उसको वापस कर देनी चाहिए। तो ये मछुआरा उस अंगूठी को लेके राजमहल में जाता है, वहाँ देखो उसके साथ क्या होता है। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट, द गेटमैन एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रदर रूड। तो जो वो तो बेचारा लौटाने के अच्छे मन से गया था बेटा, उसको जो है वो गेट पे ही जो चौकीदार खड़ा था उसने बोला कि तू ही चोर है, तूने ही चुराई होगी ये, है ना। और पुलिस वाला जो है उसको और भी बुरी तरीके से बोलता है कि भाई तू ही चोर है इसके अंदर तो सारा। और द किंग वॉज हैप्पी व्हेन ही सा द रिंग एंड सेंट ए रिवार्ड फॉर द फिशरमैन। मगर जैसे ही राजा को अंगूठी मिली वो खुश हो गया और उसने कुछ पैसे जो है रिवार्ड जो है उस मछुआरे को दे दिया। Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. अब बेटा उसको पैसे तो दे दिए राजा ने, मगर अब ये जो गेटमैन था, चौकीदार था और जो पुलिस का अधीक्षक था, ये सोचे कि इससे तो पैसे ऐंठ लेते हैं, उसको लेकर के वो शराब खाने में चले गए, है ना, कि चलो भाई तुझे दारू पिलाते हैं, और उसका सारा माल लूट लिया होगा। डू यू थिंक दैट इफ़ ए पुअर मैन फाइंड समथिंग एंड रिपोर्ट दिस टू पुलिस ही वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस टुडे? आपको आज लगता है कि बेटा किसी को, मान लो कि कोई ऑटो चालक है, उसके आप कोई रिच आदमी उसके ऑटो में चला गया है, टैक्सी चालक है, और अपना पर्स या कोई बैग भूल गया वहाँ पे जो पैसों से भरा हुआ है, और ये बंदा ले जाके पुलिस को लौटाएगा, तो आपको क्या लगता है उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा? नहीं भाई, बुरा क्यों किया जाएगा? अगर वो लेके भाग गया होता, पुलिस उसको पकड़ती, तब उसके साथ बुरा करती। अब तो पुलिस उसको ये है कि भाई उसने पुलिस को पैसे लौटा दिए, पुलिस कांटेक्ट करेगी कौन बंदा उसकी गाड़ी में बैठा था या ऑटो में बैठा था, और उसको बुला के पैसे लौटा देगी, और इसको भी अगर कोई इनाम देना चाहेगी तो इनाम दे देगी। पर रूड होने का तो मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, नेम ए फेमस मैन हु टोट इन प्राकृत एंड ए किंग हु इशूड इंस्क्रिप्शंस इन प्राकृत। ये तो भाई हमें बड़े अच्छे से पता है ना, कौन था वो बंदा जो प्राकृत में अपना भाषण देता था? वो तो बेटा महात्मा बुद्ध थे, है ना। और लेख किसने लिखवाए, इंस्क्रिप्शन किसने लिखाए हैं? तो अशोक का था बेटा, है ना, जो अशोक का द ग्रेट हम लोग बोलते हैं, है ना। ये वो किंग था जिसने प्राकृत भाषा का, जो लोगों के समझ में आती थी उसी भाषा में अपने लेख लिखवाए। और इसी टाइप का जो थे वो महात्मा बुद्ध थे, दूसरे बंदे जिन्होंने प्राकृत भाषा का यूज़ किया था जो आम लोगों की समझ में आती थी। द चाइनीज पिलग्रिम नेम्ड एज फाइयान या फाजियान बोला जाता है बेटा। नोटिस दैट द प्लिथ ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन हाईली बाय द हाई एंड माइटी, है ना। तो एक जो है तबका बेटा, चार वर्ण में तो हमने पढ़ा ही था, डिवाइड हो गया था, है ना। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। अब शूद्रों में भी जो है डिवाइड कर दिया गया था, एक को बोला जाता था अनटचेबल, भाई इसको तो टच नहीं कर सकते, जिसे अछूत बोला जाता है हिंदी के अंदर। तो उनकी कितनी, मतलब सोसाइटी के अंदर उनका कितना बुरा हाल था बेटा। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्क्रिट्स ऑफ, आउटस्क्रिट का मतलब होता है बेटा बाहर, शहरों के बाहर रहेंगे वो, बाहरी इलाकों में रहेंगे, अंदर घुस नहीं सकते वो। ही राइट्स, इफ सच ए मैन एंटर्स ए टाउन और ए मार्केट प्लेस he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him and brushing against him.
तो कह रहा है कि भाई जैसे उसको किसी काम से मान लो शहर के अंदर आना ही पड़ता है, तो बेटा वो कुछ ढोल या कुछ ड्रम बजाता हुआ घुसता था या लकड़ियों को पीटता हुआ घुसता था, जिससे आवाज़ हो जाती थी। और जो आस पड़ोस के लोग गलियों में खड़े हैं या कहीं बाज़ारों में खड़े हैं, उनको समझ में आ जाता था भाई कोई अछूत आ रहा है, तो जगह दे देते थे, साइड हो जाते थे कि कहीं भाई हम इससे टच ना हो जाए, हम भी दूषित ना हो जाए, मैले ना हो जाए। तो इस टाइप का भेदभाव था सोसाइटी के अंदर, आप समझो उनके लिए कितना बुरा टाइम था। एंड बाण भट्ट प्रोवाइड अस विद ए विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। तो यहाँ बाण भट्ट ने क्या लिखा था बेटा, हरिश्चरित्र लिखी थी। हरीश के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी, इसका नाम था हरिश्चरित्र। तो कहता जब राजा की आर्मी चलती थी तो क्या हाल होता था, आप सोचो। द किंग ट्रेवल्ड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होते हैं बेटा, लड़ाई के जो साधन होते थे। और दूसरे भी मान लो राजा अब यहाँ से लड़ाई लड़ने के लिए मान लो कि 1000 किलोमीटर दूर जाके उसको बंगाल में लड़ाई लड़नी है, वो हरियाणा से चला और बंगाल में लड़ाई लड़ने के लिए चला गया, है ना। वो 1500-2000 किलोमीटर उसको जाना, उसको जाने में ही 2 महीने लग जाएंगे। वो रोज़ शाम को रुके तो होगा, खाना भी चाहिए होगा, बर्तन भी चाहिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ चलती थी जब वो चलता था, तो है ना। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पोट, बर्तन हो गए बेटा, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल जिनके ऊपर वो बैठता था तो उसका सिंहासन वगैरह उसके साथ चलता था। फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस कैरीड ऑन कार्ट्स और लोडेड ऑन टू द पैक एनिमल्स सच एज कैमल एंड एलिफेंट। तो इनको लाद लाद के जो है सारा सामान खाने पीने का, आज राजा का खरगोश खाने का मन है, हिरण खाने का मन है, उसके लिए बनाई जाती थी। ये सारी चीज़ें भी उसके साथ लेके चलती थी, उसके कन्वे के साथ चलती थी। दिस ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पनीड बाई म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स। तो बेटा खूब उसके जब जब ये राजा आगे चलता था तो उसके आगे जो है म्यूजिशियन चलते थे, ड्रम बजाते हुए, ढोल पीटते हुए, है ना, ट्रम्पेट बजाते हुए, तो ताकि सबको पता चल जाए भाई राजा का जुलूस निकल रहा है, राजा की आर्मी मार्च कर रही है ना, आस पड़ोस के गाँव वालों को पता चल जाए। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी along the way. They came with gifts of curds, wood, फ्लावर्स एंड प्रोवाइडेड फॉडर फॉर द एनिमल्स। अब बेटे जो बेचारे गांव वाले जहाँ से होके राजा की आर्मी गुजरती थी, उनको तो मतलब रगड़ दिया जाता था, उनको ज़बरदस्ती उनको गिफ्ट देना पड़ता था। भाई घी है, शक्कर है, दूध है, घी है, अनाज है, जो कुछ भी है वो राजा के लोगों को खाने पीने के लिए सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह जो कुछ भी उस इलाके में उगता है वो प्रोवाइड कराना पड़ता था। भैया राजा की आर्मी आज हमारे गाँव में रुकी है, तो खाना पीना प्रोवाइड करना इनका काम था। वो लेके भी चलते थे मगर काफ़ी सारा इनको भी गिफ्ट करना पड़ता था ज़बरदस्ती, है ना। और जो बेटे राजा के जानवर होते थे, हाथी, घोड़े वगैरह, ये सब उसके साथ जो चलते थे, उनके लिए भी उन्हें जो है चारा प्रोवाइड करना पड़ता था जिस भी गांव से होकर के ये आर्मी गुजरती थी। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पेटिशंस बिफोर देम। तो भाई ये जब राजा इनके गांव से होके जा ही रहा है तो ये लोग उसके पास अपनी अर्जियां भी देते थे, है ना, शिकायतें दर्ज कराते थे, भाई आपका फला फला जो है टैक्स अफसर है, हमसे ज़्यादा टैक्स वसूल करता है, या जो है हमारे गांव के अंदर पानी की समस्या है महाराज, तालाब नहीं है, नदी नहीं है, कोई नहर नहीं आती, फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो इस टाइप की वो शिकायतें भी और दरख्वास्त भी देते थे, हमारे गांव में कुआं खुदवा दिया जाए पानी का, मतलब जो भी उनकी समस्याएं होती थी वो कोशिश करते थे राजा से मिलने की, है ना। द आर्मी लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शंस बिहाइंड। और जब आर्मी मार्च करती थी बेटा एकदम नाश कर देती थी, उस इलाके को बर्बाद कर देती थी। क्यों करती थी? क्योंकि ये एलिफेंट्स ऑफ ऑफन ट्रैम्पल्ड डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स। उनकी झोपड़ियों को तोड़ देते थे बेटा, जो हाथी होते थे गांव वालों के, है ना। और जो बेचारे बैल वगैरह होते थे वो भाग जाते थे, है ना। भाग क्यों जाते थे? क्योंकि ये ज़ोर ज़ोर से ढोल वगैरह पीटते हुए चलते थे, जो राजा के म्यूजिशियंस वगैरह हुआ करते थे, इस वजह से वो डर के भाग जाते थे, है ना। बाण भट्ट ने कहा द होल वर्ल्ड वाज स्वेलोड इन अप इन द डस्ट। और ऐसा लगता था जैसे धूल के गुब्बार उड़ते थे ना, एक साथ इतने सारे आदमी चल रहे हैं बेटा, इतनी सारी आर्मी उसके साथ चल रही है, तो धूल उड़ती, क्योंकि सड़कें, पक्की सड़कें तो हुआ नहीं करती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे। इतने सारे लोग जब एक साथ चलना शुरू करेंगे तो एकदम खूब धूल का गुब्बार उड़ता था और ऐसा लगता था पूरी दुनिया जो है धूल से अट गई है, भर गई है। मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर कैरिड विद द आर्मी। भाई हर चीज़ जो राजा को चाहिए होती थी वो उसके साथ जाती थी, है ना। उसके खाने पीने के बर्तन, शराब भी वो पीता होगा वो भी साथ जाती थी, उसके इक्विपमेंट्स हो गए, तलवार होगी, तोप होगी, कोई और अस्त्र शस्त्र हो गया, घोड़े हो गए, है ना, उसके सोने के लिए टेंट वेंट, उसका बिस्तर, सब कुछ जो चाहिए होता था वो जाता था। व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग। वो जो कुछ भी उस गांव में उगता था वो सब लाके राजा को देना होता था, है ना। खाना पीना से लेकर के दूध, दही, गुड़, शक्कर वगैरह जो कुछ भी था वो सब राजा के लिए प्रस्तुत करना होता था।
चलो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी तो क्वेश्चन आंसर आगे जो आपकी मैडम अच्छे से करा देगी। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है मिसिंग है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।